गौतम अडानी के नाम पर नया दांव लगाया जा रहा है और दावा है कि ये दांव अगर चल गया तो 2024 में मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी। आज द ड्राफ्ट में हम आपको इस दांव से जुड़े 3 सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल, अडानी के नाम पर आखिर कौन सा दांव चला जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या सच में अडानी के कारण 2024 में मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी? तीसरा सवाल, क्या गौतम अडानी कभी भी भारत छोड़कर भाग सकते हैं? इन तीनों सवालों के जवाब हम पूरे वीडियो में देंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अब पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल था, अडानी के नाम पर आखिर कौन सा दांव चला जा रहा है? अडानी ग्रुप के शेयरों का लगातार गिरना, ये वैसे तो बिजनेस का सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर सियासत का बिजनेस ज्यादा चल रहा है। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि सरकार को घेरने का ये एक अच्छा मौका है। भारत की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना और लेफ्ट गौतम अडानी के नाम पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही हैं। विपक्ष की मांग है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की जाए और ये जांच ऐसी वैसी नहीं बल्कि जेपीसी से कराई जाए। सरकार कह रही है अगर जरूरी हुआ तो मार्केट रेगुलेटर से भी इसकी जांच कर लेगा। लेकिन विपक्षी दल जेपीसी जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सरकार जांच के लिए तैयार है, फिर विपक्ष जेपीसी जांच पर क्यों अड़ा है? आप इसे ऐसे समझिए जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बड़े बड़े कारोबारियों का साम्राज्य हिला देती है, वैसे ही जेपीसी जांच से सरकारें गिर जाती हैं। भारत में जेपीसी जांच के कारण 18 साल में 3 सरकारें सत्ता गंवा चुकी हैं, इसलिए विपक्ष जेपीसी जांच पर अड़ा है। जेपीसी जांच के कारण कब और किसकी सरकार गई, ये जानने से पहले जेपीसी को अच्छे से समझ लीजिए। आखिर जेपीसी जांच है क्या? इसका मतलब क्या होता है? जेपीसी का मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी संयुक्त संसदीय समिति। जेपीसी ओरिजिनली ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। भारत ने ब्रिटेन के संविधान से जेपीसी को अपनाया है। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों के सांसदों को मिलाकर ये समिति गठित की जाती है। आमतौर पर जेपीसी में करीब 30 सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्यों की संख्या को लेकर कोई तय नियम नहीं है। जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है या किसी बड़े घोटाले के आरोप लगते हैं, तब विपक्ष उसकी जांच जेपीसी से कराने की मांग करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सरकार चलाने वाली पार्टी के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी मौजूद होते हैं। इस कमेटी के पास इतना पावर होता है कि ये किसी से पूछताछ कर सकती है। वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी पदाधिकारी या व्यक्ति हो सकता है। ये कमेटी सरकार या किसी भी संस्था से किसी भी तरह का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मांग सकती है और उसे वो कमेटी को देना होगा। चूंकि इस कमेटी में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं, इसलिए इसकी जांच को आमतौर पर निष्पक्ष माना जाता है। जेपीसी के पास अधिकार तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनानी है या नहीं, इसका फैसला सरकार के हाथ में होता है। आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है इस मामले की जांच जेपीसी से हो, इसे ऐसे समझिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने गौतम अडानी को फायदा पहुंचाया है। इसके पीछे कांग्रेस के अपने तर्क भी हैं। कांग्रेस का कहना है कि करीब 9 साल में गौतम अडानी की संपत्ति 27 गुना बढ़ गई, जबकि इस बीच आम लोगों की ग्रोथ कछुए की गति से हुई। हिंडनबर्ग और विपक्ष का दावा है कि अडानी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। सरकार के दबाव में एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों ने अडानी को ज्यादा कर्ज दिया, जिसकी वजह से अडानी की संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ी। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है अडानी को नियम के तहत कर्ज मिले और सरकार ने उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। इन्हीं आरोपों के बीच जेपीसी पर संसद में संग्राम हो रहा है। अब दूसरे सवाल का जवाब, क्या अडानी की वजह से मोदी सरकार गिर सकती है? कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितना फायदा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं हुआ, उससे ज्यादा फायदा अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हो गया। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर अडानी पर जांच के लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई तो 2024 में मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी। ऐसी उम्मीद जेपीसी के रिकॉर्ड को देखते हुए की जा रही है। जेपीसी के कारण पहली बार राजीव गांधी की सरकार गई। ये साल 1987 की बात है। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा। ये खबर पहली बार स्वीडन के एक रेडियो ने ब्रेक की थी। आरोप ये था कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सरकार के कई लोगों को रिश्वत दी थी। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। विपक्ष ने संसद में जेपीसी बनाने की मांग की। 4 महीने तक हुई तकरार के बाद सरकार जेपीसी बनाने के लिए तैयार हुई। कांग्रेस नेता बी शंकरानंद कमेटी के अध्यक्ष बने।
8 महीने की जांच के बाद जेपीसी में शामिल कांग्रेस सदस्यों ने तो राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट दे दी। लेकिन उसी कमेटी में शामिल AIADMK के सांसद अलादी अरुणा ने जेपीसी रिपोर्ट में लिखा था कि बोफोर्स घोटाला हुआ है। उसके बाद साल 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ। 414 सांसदों वाली कांग्रेस सिर्फ 197 सीटों पर सिमट गई और राजीव गांधी की जगह विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। जेपीसी के कारण दूसरी बार PV नरसिम्हा राव की सरकार गई। साल 1992 में देश का सबसे बड़ा शेयर मार्केट घोटाला सामने आया था। शेयर ब्रोकर हर्षद मेहता पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगा था, जैसा आरोप आज अडानी पर हिंडनबर्ग ने लगाया है। उस दौरान हर्षद मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस दावे के बाद संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने कहा, जेपीसी बनाओ और मामले की जांच कराओ। अगस्त 1992 में जेपीसी बनाई गई। कांग्रेस नेता रामनिवास मिर्धा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जांच शुरू हुई। हालांकि पूरे मामले को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन जेपीसी ने जो सिफारिशें की उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। इससे नरसिम्हा राव और कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और अटल बिहारी वाजपेयी नरसिम्हा राव की जगह प्रधानमंत्री बने। ये बात साल 1996 की है। हालांकि तब वाजपेयी जी सिर्फ 13 दिनों तक सरकार चला पाए। जेपीसी के कारण तीसरी बार मनमोहन सिंह की सरकार गई। आपको 2G स्पेक्ट्रम का मामला याद होगा। साल 2011 में मनमोहन सरकार पर 2G घोटाले का आरोप लगा। दावा किया गया कि 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस बहुत कम कीमत पर दे दिए गए। विपक्ष की मांग पर कांग्रेस नेता PC चाको की अध्यक्षता में 30 सदस्यों की जेपीसी गठित की गई। अध्यक्ष ने रिपोर्ट में मनमोहन सरकार को क्लीन चिट दे दी, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्ष के 15 सांसदों की आपत्ति पर रिपोर्ट में संशोधन हुआ। और साल 2013 में जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि उस वक्त सूचना मंत्री रहे ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया में मनमोहन सिंह को गुमराह किया था। यानी मनमोहन सिंह तो बच गए, लेकिन ए राजा को जेल जाना पड़ा। जेपीसी रिपोर्ट आने के 1 साल बाद ही 2014 में चुनाव हुए। कांग्रेस बुरी तरह हारी और बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अब तक देश में मोदी सरकार है और अब एक बार फिर से जेपीसी बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जेपीसी के गठन का फैसला सरकार के हाथों में होता है और मोदी सरकार के इरादों को देखकर लगता नहीं कि वो फिलहाल जेपीसी बनाने के लिए तैयार है। इसलिए यह कह देना कि अडानी की वजह से मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में परेशानी हो सकती है, अभी जल्दबाजी होगी। और अंत में तीसरे सवाल का जवाब, क्या गौतम अडानी कभी भी भारत छोड़कर भाग सकते हैं? दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आशंका जताई है कि अडानी देश छोड़कर भाग सकते हैं। हमें लगता है कि ये आशंका सियासी है। अडानी के शेयर लुढ़कते जा रहे हैं, ये सच है। अडानी अपनी आधी दौलत खो चुके हैं, ये भी सच है। लेकिन अब भी अडानी भारत के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। अडानी ग्रुप पर कर्ज देने वाली संस्थाओं का भरोसा अब भी बरकरार है। तो ऐसा नहीं है कि अडानी सड़क पर आ गए हैं और वो भारत छोड़कर भाग रहे हैं। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।